हेलो स्टूडेंट्स, आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से हम आपको बीवीडी गैस पेपर का जो है द्विघात समीकरण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें जो है सबसे पहले आपको जो इसका जो थ्योरी है, जो इसका सिद्धांत बना है, इसको आप पहले समझ लीजिए। आपको सिद्धांत जब पता हो जाएगा तो आपका कोई भी सवाल जो है वो आपका आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको द्विघात समीकरण के बारे में बिल्कुल जो थ्योरी सिस्टमेटिक ढंग से बना है उसको हम समझा देते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो अगर आपका क्वेश्चन में थ्योरी आपको नहीं आता होगा, उस क्वेश्चन का क्या थ्योरी बनना चाहिए, हम कैसे उसको आसानी से हल कर पाएँ या देख करके कैसे जवाब दे पाएँ, तब तक आपको ये क्वेश्चन जो है वो आपका भारी हो जाएगा, वो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए ये देखने के लिए कि ये आपका थ्योरी क्या बना है द्विघात समीकरण का। तो सबसे पहला चीज़ है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आप जान लीजिए द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। देखिए ये आपका ax² + bx + c = 0 और जहाँ आपका जो है ये where a is not equal to 0, a का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब बात बचा b और c का मान आपका 0 हो सकता है। यहाँ पर क्लियर हो गया कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो a क्या है, ये x² का गुणांक a है, b क्या है, x का गुणांक b है और c क्या है, कोई अचर पर कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर हो गया। देखिए अब इसके बाद द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण का जो मूल निकलता है, जैसे आपको पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण कोई दिया हुआ रहेगा, कहेगा इसका शून्य ज्ञात करें, मतलब इसे हल करें, शून्य ज्ञात करें या मूल ज्ञात करें, सारा चीज़ एक ही चीज़ है। तो आप क्या जानते हैं कि यहाँ मूल जो निकलेगा, इसका जो शून्य जो प्राप्त कीजिएगा, पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसका शून्य जो होगा, उसका जो मूल होगा वो होगा कैसा। सबसे पहले ये जानकारी चाहिए कि उसका मूल होगा कैसा। मतलब कभी कभी ऐसा भी होगा कि इसका मूल वास्तविक होगा, कभी अवास्तविक होगा। इसीलिए सबसे पहले ये जानकारी रखना चाहिए कि इस द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा, मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति जो है वो द्विघात समीकरण में उसके विवेचक पर निर्भर करता है, ये जान लीजिए। तो मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करेगा, विवेचक पर। अब प्रश्न उठता है विवेचक है क्या। ठीक है, तो विवेचक जानने के लिए आप देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण में a, b और c यहाँ दिया गया है। ये तीनों संख्या मान है या कोई वेरिएबल्स भी हो सकता है, अलग बात है। लेकिन इसमें जो है a b c जो है आपका a b c का एक संबंध है। क्या संबंध, तो b² - 4ac, यही जो b, a और c का जो संबंध बना है, ये आपका b² - 4ac को ही विवेचक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विवेचक को हम लोग सिंबल d देते हैं, तो d बराबर हो जाता है b² - 4ac। d किसे लिखा गया आपको, विवेचक को, या दूसरा इसका अर्थ होता है विविक्त कर, विविक्त कर। ठीक है, तो d बराबर हो गया b² - 4ac। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी भी द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक ज्ञात करने के बाद ही तब आप किसी सवाल का मूल की प्रकृति जानते हैं। जब मूलों की प्रकृति पता चलेगा तो आपका ये पता चल जाएगा कि इसका मूल कैसा होगा। ठीक है ना। तो देखिए आप मूलों की प्रकृति जो है विवेचक पर जो निर्भर करता है, तो विवेचक कैसा निकलेगा, तो विवेचक का जो नेचर होगा वो आपको 3 टाइप का होगा। ठीक है, या तो जीरो से कंपेयर करके देख लीजिए, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा। मतलब 0 के बराबर होगा तो 0 के बराबर होगा, दूसरा क्या होगा 0 से बड़ा, अर्थात धनात्मक होगा, तो 0 से बड़ा कहलाएगा। और या 0 से छोटा होने का मतलब हुआ कोई ऋणात्मक मान प्राप्त होना। ठीक है ना, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य प्राप्त होगा। तो ये 3 कंडीशन हुआ आपका, 0 से कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर जो है कंडीशन शर्त के लिए आप देख लीजिए, द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति होगी, शर्त 1 हम लिख रहे हैं कि यदि d इज ग्रेटर देन d का मान 0 से बड़ा हो, कोई धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह का होगा,
तो ये 0 से बड़ा कहलाएगा। इस स्थिति में मूलों का जो प्रकृति होगा, हम मूलों की प्रकृति बता देते हैं। मूलों की प्रकृति, ये मूलों की जो प्रकृति होगी वो आपका वास्तविक एंड असमान रहेगा, वास्तविक और असमान। अब बात बचा, अगर d 0 के बराबर हो जाए तो d बराबर 0 होगा तो इसका जो मूल होगा वो वास्तविक एंड समान हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन क्या है, अगर कोई ऋणात्मक मान निकल जाता है d का, विवेचक का, तो वहाँ पर मूल जो होगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर तीसरा शर्त हम लिख देते हैं d इज लेस देन 0, तो यहाँ पर कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। इसका मतलब होता है अवास्तविक, इसी को हम लोग लिख सकते हैं अवास्तविक मूल। तो ये पता चला कि मेरा जो मूल होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसका विवेचक कितना आ रहा है। कंप्लीट। तो देखिए, विवेचक के निकाले बिना हम मूलों की प्रकृति नहीं जान सकते हैं। तो आपका एक स्टैंडर्ड हो जाएगा कि द्विघात समीकरण से सबसे पहले हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति के बाद आप कहाँ चले जाते हैं, मूल निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर फिर जब मूल की बात आएगी तो मूल जो है दो कंडीशन में आप निकालिए। वास्तविक होने का दो कंडीशन बना है, ठीक है। क्या बना है, d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0। d का मान 0 से बड़ा होगा और d का मान 0 के बराबर होगा तो वास्तविक है। और लेस देन में जैसे ही नेगेटिव मान निकलेगा विवेचक का तो उस समय वहाँ वास्तविक मूल हो जाएगा। तो वहाँ पर आपका जो प्रश्न रहेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करें। इसका मतलब हुआ कि वास्तविक मूल को ज्ञात करना नहीं है, ठीक है। चलिए, आप वास्तविक मूल को ज्ञात करने के लिए तो देखिए पहले क्लियर हो गया, वास्तविक मूल निकला तो दो कंडीशन में विवेचक निकलेगा तो आपका मूल वास्तविक होगा। या तो d बराबर 0 निकल जाए तो ठीक है, या तो d इज ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ठीक है। इस कंडीशन में आया। अब बात बचा कि मेरा मूल का सूत्र क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जिस समय मूल असमान होगा, ठीक है, उस समय मूल का जो सूत्र होगा, मूल मतलब होता है x। जैसे आपका यहाँ पर द्विघात समीकरण x वेरिएबल में है, x चर में है, तो इसका मूल x है। अगर y में होगा तो y मूल होगा, p में होगा तो p मूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका मूल जो है, ये जरूरी है कि x बराबर ही आप लिखें, ये जरूरी नहीं। द्विघात समीकरण के आधार पर आपका जो वेरिएबल रहेगा वो द्विघात जिस पर दो पावर रहेगा वही वेरिएबल क्या होगा, आपका मूल होगा, वही चर आपका मूल होगा। तो यहाँ मेरा मूल सामान्यतः x चल रहा है, तो मूल का जो सूत्र होगा तो वो देखिए ऐसा होता है कि असमान मूल जब होगा तो असमान मूल के लिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी संपूर्ण बटा 2a, ठीक है। और d का मान यहाँ पर रखना है। d का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद अगर आपका मूल देखिए ये असमान मूल के लिए सूत्र रहा। अब बात बचा कि समान मूल के लिए। समान मूल के लिए क्या होता है, x बराबर माइनस बी बटा 2a। यह आपका समान मूल के लिए सूत्र रहा। समान मूल के लिए सूत्र हुआ माइनस बी बटा 2a। बात आती है कि यहाँ पर माइनस बी बटा 2a कैसे हुआ। तो देखिए समान मूल के लिए अंडर रूट जो यहाँ पर d का मान है वो समान मूल के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो अंडर रूट 0 देते हैं तो 0 का वर्गमूल 0 आ जाएगा, प्लस माइनस 0 लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर माइनस बी बटा 2a समान मूल के लिए सूत्र का उपयोग किया जाएगा। क्लियर हो गया ये बात। अब देख लीजिए आपका द्विघात समीकरण जो बना है वो मूलों की प्रकृति विवेचक पर निर्भर करेगा और मूल कैसा होगा ये पहले विवेचक बता देगा। इसके बाद आप मूलों के सूत्र को रख करके आप मूल ज्ञात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब इसमें जो है आपका द्विघात समीकरण जो है पहचानना क्या है, पहचानना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, मूलों की प्रकृति विवेचक से, ठीक है। और इसी के ऑप्शन को उल्टा पुल्टा करते रहेगा।
कहेगा मूल समान है, तो मूल समान है तो d बराबर 0 है। ठीक है, जब मूल विवेचक निकल जाता है तो d बराबर 0 निकलता है, उसको तो कहते हैं मूल वास्तविक और समान है। और कभी हिसाब में दिया रहेगा कि मूल समान है दोनों मूल, इसका मतलब d बराबर 0 लिखिए, आपका कंडीशन जो है हिसाब का वो सॉल्यूशन में चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखिए यही आपका सिद्धांत है। इसके बाद पुनः हम सवाल पर जाएंगे और जहाँ पर जो प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 का। आइए द्विघात समीकरण का पहला क्वेश्चन है। समीकरण दिया हुआ है और इसका विवेचक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विवेचक। तो आपको पता है विवेचक d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्लियर? तो देखिए x स्क्वायर का गुणन क्या चल रहा है आपका 3√3 है, ये a का मान हुआ, b का मान आपका x गुणन 10 चल रहा है और c का मान √3 चल रहा है। तो डायरेक्ट देखिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, सूत्र नहीं लिखना है, मान को उठाइए b स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे ही निकालिएगा कि आपका आंसर विवेचक का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये d का फॉर्मूला है विवेचक का। तो देखिए b का मान कितना चल रहा है, 10 चल रहा है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान चल रहा है 3√3 इंटू c का मान चल रहा है √3। ठीक है, 10 10 100, 100 माइनस √3 3 गुना 3 3 9 9 चौक 36, यह घटेगा तो आपका 64। राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो रहा है? सी हो रहा है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। इसमें k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। देखिए मूल समान है, मैं बताया तो जब d बराबर 0 होता है तो मूल समान होता है। तो जब मूल समान है तो इसका मतलब d बराबर 0 का कंडीशन लगेगा, तो d बराबर 0 का कंडीशन लगाएंगे। तो d बराबर 0 का कंडीशन लगाते हैं तो आप यहाँ लिखते हैं कि d बराबर 0। ठीक है, दूसरे सवाल के लिए d बराबर क्या लिखते हैं? 0। तो d बराबर 0 बराबर क्या होता है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा कर बताते हैं। जैसे ही d बराबर 0 लिखते हैं क्योंकि मूल यहाँ समान कंडीशन बना रहा है, तो d बराबर 0 लिखने से इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो d का फॉर्मूला क्या बना है, डाउन में b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाइए तो माइनस 4ac राइट चला जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। इस कंडीशन तक आपका ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। देखिए जब भी मूल समान होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी देखिए ऑप्शन में d बराबर 0, कभी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और कभी ऑप्शन को आगे बढ़ाते हुए देखिए कि b स्क्वायर बराबर 4ac तो नहीं है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ मूल समान है तो समान मूल होने का कंडीशन यही, सारा कंडीशन एक ही है, इसी चीज को बढ़ाया गया आगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर इसके द्विघात समीकरण के अगर वैल्यू को उठा लेते हैं bc के मान को, तो यहाँ पर आपका जो ऑटोमेटिक k का मान चला आएगा। ठीक है, तो देखिए a का मान यहाँ कितना चल रहा है, 9x स्क्वायर है, 9 गुना x स्क्वायर का गुणांक 9 है तो 9 हो जाएगा a का मान, b का मान x गुणांक 3k है। ठीक है, तो b स्क्वायर का मान हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू a का मान x स्क्वायर गुणांक 9 है और c का मान आपका 4 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखिए 3 गुना 3 3 9 के स्क्वायर होगा बराबर, ये हो जाएगा 4 चौक 16 गुना 9 हो जाएगा 16 44 144, राइट भेजते हैं 9 तो ये हो जाता है के स्क्वायर बराबर 144 बटा 9, कटेगा आपका 16 बार में, स्क्वायर जाएगा तो √16 हो जाएगा, के बराबर √16 है तो इसलिए के बराबर +-4, ये आपका राइट आंसर हो गया, +-4 ऑप्शन बी है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो रहा है। ठीक है, +-4 के का मान आ रहा है।
तो k का मान जो है ये पहले आप बता दिया गया था कि जैसे ही आपका मूलों के का जो नेचर है दिया हुआ वो समान, तो d बराबर 0 लिखिए या b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखिए या b स्क्वायर बराबर 4ac लिखिए। तो इस कंडीशन में जो आपका k का मान ऑटोमेटिक, k का मान कभी एब्सेंट वेरिएबल p रहेगा उसका मान आ जाएगा, लेकिन दोनों मूल क्या है, समान है। तो उसके बाद देखिए एक कंडीशन और आता है, मूल वास्तविक देता है। तो मूल वास्तविक होने की कंडीशन में देखिए कंडीशन बदलते जाएगा ना, तो उस पर आपको सावधान रहना है। चूँकि है क्या कि कंडीशन मूलों का जो नेचर होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, अलग अलग टाइप का होगा। तो जब मूल सिर्फ समान होता है तो d बराबर 0, मूल सिर्फ वास्तविक कहेगा तो वास्तविक कहेगा तो d इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और वास्तविक के साथ जैसे ही असमान कहेगा, ठीक है, तो वहाँ d इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको पहले ध्यान रखना है कि मूलों का जो प्रकृति है वो क्या कह रहा है, वो उसका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपको। चलिए अगला प्रश्न आपको, प्रश्न संख्या 3 सवाल है आपका यहाँ पर, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ये सवाल जो है आपका 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान पूछ रहा है। तो आप देखिए जो पूछा है उसमें 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बच रहा है आपका 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा लिखते हैं, तो 3 कॉमन आ गया तो अल्फा प्लस बीटा बचा। तो आपको पता होगा 3 गुना अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योग है, मूलों का योगफल बराबर सूत्र क्या बना है, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए का मतलब होता है सूत्र का माइनस होता है और b का मान आपका यहाँ x गुणक -4 चल रहा है, तो -4 बटा ए एक्स स्क्वायर का गुणक यहाँ पर 1 है, तो बटा ए। अब देख लीजिए 3 इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा, बटा 1 छिप जाएगा, तो 3 चौके 12। आपका राइट आंसर ए आ रहा है, आपका राइट आंसर 3 का ए आ रहा है। क्लियर। चलिए अगला जो सवाल है तो ये प्रश्न संख्या 4, के किस मान के लिए समीकरण आपको दिया गया है और इसमें कंडीशन है मूलों का क्या देख लीजिए, मूल वास्तविक और असमान है। यहाँ पर देख लीजिए असमान और यहाँ पर लिखा है वास्तविक, वास्तविक तथा असमान। तो इसको ध्यान से देखिए, मैं भी यही बता रहा था कि देखिए आपको सावधान रहना है कि मूलों का जो शर्त, मूलों का जो कंडीशन है, परिस्थिति जो है, प्रकृति जो दिया गया है वो किस प्रकृति में है, तो वास्तविक और असमान। तो आपको पता होना चाहिए d इज ग्रेटर देन 0। आप देखिए यहाँ पर जैसे वास्तविक और असमान लिखा, आप लिखिए d इज ग्रेटर देन 0, समझ जाइए आपका आंसर आ जाएगा। अब b का फॉर्मूला कहाँ, डाउन में रखिएगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए b का मान कितना चल रहा है समीकरण में, b का मान यहाँ a का मान k है, b का मान 4 है और c का मान 1 चल रहा है। तो b स्क्वायर तो क्या होगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना चल रहा है k और इंटू c का मान चल रहा है a इज ग्रेटर देन 0 होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 4 चौके 16, ऐसा हो गया, माइनस 4 गुना k गुना 1, 4k इज ग्रेटर देन 0, ऐसा हो जाएगा आपका। अब देखिए आप प्लस 16 को राइट भेज सकते हैं संख्या मान को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए ये जो नियम बना है इसमें आपको गलती भी हो सकता है, संख्या मान को आप राइट भेजिए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही k का जो यहाँ पर गुणांक है वहाँ माइनस जो है, माइनस वाले को राइट भेजते हैं तो वहाँ आपका गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बनाने का 2 नियम हम बता देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि अगर आप 16 को रख लेते हैं -4 के राइट जा सकता है, तो जाएगा तो -4 के क्या हो जाएगा, +4 के हो जाएगा। अब देखिए 4 गुणांक क्या हो गया, x के का गुणांक पॉजिटिव हो गया, तो आप पॉजिटिव को लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 16/4 होगा इज ग्रेटर देन यहाँ 4, यहाँ पर k बचेगा। आप देख लीजिए 4 चौक 16, यहाँ पर 4 इज ग्रेटर देन k, तो इसको लिख सकते हैं 4 इज लेस देन k, क्योंकि 4 के तरफ चिन्ह घुमा हुआ है। 4 इज ग्रेटर देन k का अर्थ होता है k इज लेस देन 4।
ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन कौन हो रहा है, ए का हो रहा है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कहाँ आपको दिक्कत हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं। फिर दूसरा नियम, अगर आप -4 के को नहीं भेजते हैं तो दूसरा नियम आपका है +16 जाएगा तो क्या होगा, -16। तो यह लेफ्ट में बचा -4 के इज ग्रेटर देन -16। अब बात रहा कि के का जो है यहाँ पर कोएफिशिएंट है, गुणांक जो है वो निगेटिव है, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, निगेटिव से भाग देते हैं। तो जैसे ही निगेटिव से भाग देते हैं तो मेरा ये चिन्ह ग्रेटर देन लेस में बदल जाता है और लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ हम -4 के से भाग देते हैं, यहाँ भी -4 के से भाग दे रहे हैं दोनों तरफ। तो यहाँ -4 के कैंसिल हो रहा है, तो ये चिन्ह जो है जैसे ही भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस खत्म होगा, 416, ये k इज लेस देन 4 होगा। यही सावधानी बरतना है, नहीं तो लगेगा आपको कि ये k इज ग्रेटर देन 16, आपको 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ये प्रश्न आपका गलत हो सकता है, इसको सावधानी पूर्वक बनाइए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है आपका, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए द्विघात समीकरण नहीं को पहचानने का नियम, द्विघात समीकरण तो वेरिएबल पर x पर क्या होना चाहिए, 2 पावर होना चाहिए मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन जो है वो द्विघात समीकरण नहीं कर रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है x + 2 होल क्यू है, इधर क्या चला होल क्यू का मतलब आपको लग रहा है त्रिघात में जाएगा। तो देखिए लेफ्ट और राइट दोनों को देखिए कि त्रिघात अगर बच रहा है, 3 घात अगर वेरिएबल पर बच रहा है तो त्रिघात है, नहीं तो डाउन फॉर्म में जाएगा। तो समझ जाए त्रिघात का डाउन फॉर्म द्विघात होगा, द्विघात से डाउन फॉर्म में जाएगा तो रैखिक में चला जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ a + b होल क्यूब, a क्यूब मैंने एक्स क्यू हुआ लेफ्ट, और कुछ छोड़िए एक्स क्यू लेफ्ट हुआ, और तो कहीं तो क्यू नहीं लगेगा वेरिएबल पर, तो लेफ्ट में एक्स क्यू हुआ। अब राइट में देखिए तो क्या हो रहा है, x × x², राइट में भी एक्स क्यू हुआ, क्या लेफ्ट और राइट एक्स क्यू कटा कि नहीं, कैंसिल हो गया। तो जब द्विघात त्रिघात कटा तो द्विघात पर स्टेप में जाएगा, तो समझ जाइए ये द्विघात है। ठीक है, लग रहा है त्रिघात है, लेकिन मल्टीप्लाई जब करते हैं, इसको विस्तारित करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो एक्स क्यू राइट और एक्स क्यू लेफ्ट ये कट जाता है। तो एक्स क्यू कटेगा, त्रिघात कटा तो द्विघात में बचेगा ये, तो ये द्विघात समीकरण है। अगला देखिए, आगे देखिए आपको जो है x + 1 का होल स्क्वायर विस्तारित कीजिए तो a + b का होल स्क्वायर, x² होगा लेफ्ट में, और राइट में देखिए x² लेफ्ट में है और राइट में क्या हो रहा है 2 × x, 2x। तो इसका मतलब लेफ्ट में तो x² है, तो राइट में तो x² नहीं आ रहा, ये कटेगा नहीं। तो राइट का जो x का जो गुणांक होगा आपका 2x - 2 × 3 6 लेफ्ट आएगा, लेकिन x² को क्या लॉस होगा, कुछ लॉस नहीं होगा क्योंकि वो कटने नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब द्विघात बचा ये। इसके बाद बचा c, आपका देखिए ये मल्टीप्लाई लग रहा है रैखिक है, लेकिन मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, x × x क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट x² होगा, और राइट में क्या है x² तो है नहीं, इसका मतलब x² का अस्तित्व है, इसमें द्विघात है। और इसको देखिए यहाँ पर x² + 1/x², ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं तो x² x² क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x4 जैसे होगा तो ये द्विघात हो जाएगा, या ऐसे समझ लीजिए x² जब ऊपर जाएगा, इनवर्स में है ऊपर जाएगा तो x⁻² हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण कौन नहीं हो गया, डी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न संख्या 6 जो है वो आपका प्रश्न है द्विघात समीकरण कितना है, bx² + x + c = 0 के मूल समान है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बदला हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म बदला हुआ है। आप आँख मूंद करके अगर आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहा था कि x² + bx + c = 0, ऐसा होगा तो अगर मूल समान होता है तो समान मूल के लिए क्या होता है, d = 0 होता है, b² - 4ac = 0, d का फॉर्मूला आया, या b² = 4ac - 4ac राइट गया। तो इस समय के लिए होता है जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा रहेगा,
तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो देखिए यहाँ a का मान बदल करके b है, और जो यहाँ पर x गुना b होता है वो a है, सिर्फ c का मान ही c चल रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपका जो सवाल है यही कंडीशन यही रहेगा, d बराबर 0 ही, क्योंकि मूल क्या है आपका यहाँ पर समान चल रहा है, तो विवेचक बराबर 0 होगा। लेकिन विवेचक का जो फॉर्मूला बना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा नहीं बना है बी स्क्वायर माइनस 4ac बना है, वो है आपके x के गुणांक का वर्ग स्क्वायर। x का गुणांक क्या है, b का मान a है। आपका देख लीजिए यहाँ पर अगर कंडीशन, तो आपका समीकरण बन गया है बी एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसके लिए जो है आपका कंडीशन जो होगा बी स्क्वायर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है बी इंटू और यहाँ सी बराबर 0। देख लीजिए ये कंडीशन फॉलो करेगा। समान मूल कौन सा कंडीशन में हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। आप देख सकते हैं आपका राइट ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0 डी है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगर कहीं भी देखिए आप आंसर को भी मिलाते रहिएगा बीबीडी में, अगर कहीं आपको लगेगा कि यहाँ पर आपका आंसर कभी कभी गलत भी होता है बीबीडी में, उसको ध्यान में रखना है। कहीं प्रिंट में दोष होने के कारण ऐसा हुआ है, ये राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो होगा प्रश्न संख्या 7। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 जो है वह आपका इस तरह है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। देखिए शून्यक निकालना आपके लिए आसान है, कोई भी बहुपद दिया रहता है तो उसको शून्य से कंपेयर कर देते हैं, शून्य से तुलना कर देते हैं तो शून्यक बन जाता है आपका। देखिए यहाँ पर -2 जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2 अगर स्क्वायर भेजते हैं तो अंडर रूट होगा, और वर्गमूल जब नहीं निकलेगा तो इसमें आप प्लस माइनस लगा देते हैं, x का मान हो जाता है +-√2। क्लियर। तो ये आपका मान क्या हो गया +-√2। देख सकते हैं अलग करते हैं +√2, दूसरा हो जाएगा -√2। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन जो है कहीं कोई टच कर रहा है, कहीं नहीं टच कर रहा है। ठीक से देखिए ऑप्शन आपका कौन सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। ठीक है, हम गैस पेपर को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपका एक भी शून्यक जो है आपका सही नहीं चल रहा है। ठीक है ना, आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर गैस पेपर में इन्होंने बी ऑप्शन को सही किया है। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रिंट में दोष है। ठीक है ना, इसके प्रिंट को आप सुधार कर लेंगे, एक √2 है और दूसरा -√2 होगा, क्या हो जाएगा -√2, तब राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर। आप प्रश्न को सुधार कर लेंगे तब जाके आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर जो है वो x का मान √2 और -√2 आना चाहिए। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न संख्या आपका 8 लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद में शून्यांकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो देखिए इसमें शून्यांकों की अधिकतम संख्या या अथवा में दिया है द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। अधिकतम संख्या पूछे या संख्या कितनी होती है, वो 2 ही शून्यांक होता है, समझ गए ना, 2 ही मूल होते हैं। मतलब x वेरिएबल का जो मान होगा वो 2 मान निकलेगा, कभी वो समान होगा कभी वो असमान होगा। ठीक है, ये बात अलग है, लेकिन 2 शून्यक होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होते हैं 2, या आपका आंसर राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए प्रश्न संख्या 9 और 10 को। प्रश्न संख्या 9 है ये आपका, यदि द्विघात समीकरण b-c होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a होल इंटू एक्स प्लस a माइनस b बराबर 0 के मूल समान है तो a प्लस c बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल है ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, पहले ये ध्यान रखना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, किंतु ये ऑब्जेक्टिव लेवल से नहीं चलेगा। इसको जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक इसका आंसर नहीं आने वाला है, या आपको बहुत अधिक तैयारी है तो आप इस सवाल को देख करके डायरेक्ट पता कर सकते हैं। जैसे आप बनाते हैं प्रैक्टिस के तौर पर रखिएगा कि a प्लस c का मान इस कंडीशन में क्या होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर को बोल सकते हैं, नहीं तो आप इसके डायरेक्ट आंसर को नहीं पता कर सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन जो होता है वो क्या है,
तो देखिए ऐसा नहीं सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन होगा। कंडीशन क्या बना है, तो देखिए द्विघात समीकरण कुछ भी दिया हो उससे कोई डरना नहीं है। क्या है, इसका मूल समान है। मूल समान होने का मतलब होता है कि d बराबर 0 होना, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना, अर्थात बी स्क्वायर बराबर 4ac होना। कहीं भी आप नहीं रुकिए, आप एक कंडीशन पर इस सवाल को डाल दीजिए, आपका ऑटोमेटिक a प्लस सी का मान आ जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन करना पड़ेगा इससे, ठीक है। देखिए इसके सॉल्यूशन को हम समझाते हैं। थोड़ा सा सवाल को हटा दो। प्रश्न संख्या 9 जो है उसको हम लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है आपका सवाल b माइनस सी होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये आपका सवाल है और कंडीशन मूल क्या दिया गया है, समान होने का। कंडीशन इसके मूल क्या है, समान प्रकृति दिया गया है। इसके सवाल को हटा दो थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर हम बताते हैं इस सवाल को कि जब मूल समान है इसका मतलब d बराबर 0 होगा। d बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। और d का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। यही हो गया। अब देखिए इसमें जो होगा b की स्क्वायर, b का मान x गुना कितना चल रहा है, c माइनस ए चल रहा है। तो यहाँ होगा c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या चल रहा है, b माइनस सी होल इंटू और c का मान क्या चल रहा है, a माइनस बी। इतना इक्वल तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, आपका a प्लस बी का मान आएगा। देखिए इसका हल क्या होगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर विस्तारित करना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर होता है। तो c माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कीजिए। तो b इंटू ए क्या होगा, ए बी माइनस b इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस c इंटू ए क्या होगा, माइनस ए सी माइनस c इंटू बी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4 है, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ab माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह बनेगा 4b स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 4ac प्लस माइनस और प्लस माइनस 4bc इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि 3 पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 पूर्ण वर्ग संख्या है। उसको आप क्या करते हैं, एक जगह लिखिए, क्या होगा, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर हुआ। उसके बाद ए के बाद बी के लिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, प्लस 4b स्क्वायर और यहाँ प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से आया प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो है एलिमेंट इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2ac, यहाँ पर 4ac, एक जाती है तो 4ac में आपका 2ac माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 4ac है तो यहाँ पे घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका माइन प्लस में 4ac में 2ac घटेगा, 2ac बचेगा। यहाँ बचा माइनस 4ab माइनस 4bc बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको जो है आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला बना, कितना इसमें पार्ट है आपका, देखिए 1 2 3 4 5 6, 4 पार्ट है। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है। तो ये समझ जाइए कि ये 3 जो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग जो है, ये तीनों abc का वैल्यू देगा। अब बात बचा कि यहाँ पर 2ab 2bc 2ac का वैल्यू ये ले रहा है। तो देखिए इसको जो है आप क्या करते हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर को ए का होल स्क्वायर लिखिए, प्लस 4b स्क्वायर को 2b का होल स्क्वायर लिखिए और c को स्क्वायर को c का होल स्क्वायर लिखिए। तो देखिए a का मान 1, b का मान 2b और c का मान c हुआ। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा मान बैठाते हैं आगे, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको समझ लीजिए, तो प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होगा। तो आपका वैल्यू नहीं प्राप्त होगा, क्या हो जाता है, चिन्ह आपका पूरा नहीं होगा।
तो देख लीजिए यहाँ पर चिन्ह निगेटिव किसका है, ए बी और 4ab और 4bc। तो वेरिएबल में आपका क्या चल रहा है, ए बी और बी सी। तो यहाँ देख लीजिए कॉमन वेरिएबल कौन चल रहा है, बी। तो इसका मतलब हुआ बी का जो मान है जहाँ पर चल रहा है वो मान निगेटिव है, इसी कारण से वो दोनों निगेटिव 4ab 4bc बना है। तो यहाँ -2b दे दीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए प्लस, अब देखिए ए का मान ए हो गया, बी का मान -2b और सी का मान सी हुआ। तो प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ए का मान ए इंटू बी का मान -2b। अब प्लस 2 इंटू बी सी, बी का मान क्या है -2b और इंटू सी का मान सी, प्लस 2ac होता है। तो 2 इंटू सी का मान, ए का मान चला ए, सी का मान सी, ए इंटू सी। देखिए क्या पूरा हुआ, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर पूरा हुआ, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4ab यहाँ पूरा हो रहा है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 b इंटू सी, बी सी माइनस 4bc पूरा हो गया और प्लस 2ac है बराबर 0 चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ये क्लियर हो रहा है कि इसमें जो है ये फॉर्मूला बना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। तो देखिए ए के लिए चल रहा है ए, बी के लिए चल रहा है -2b और सी के लिए चल रहा है +c, इतना का होल स्क्वायर बराबर 0 चल रहा है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, स्क्वायर जाएगा तो रूट 0 होगा, तो 0 का रूट 0 रह जाएगा। तो ये वैल्यू आपका प्राप्त हो रहा है a -2b + c बराबर 0। अगर आप 2b को राइट भेज देते हैं तो a + c लेफ्ट बचता है, -2b राइट जाएगा तो +2b। तो देखिए a + c का मान 2b आया। तो यही आपका जो प्रश्न था, प्रश्न संख्या 9 में a + c का मान पूछा जा रहा था। a + c का मान कितना निकल चुका है, 2b आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं इसका। चलिए आगे प्रश्न संख्या 9, अब आप ऑप्शन को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 9 में a + c बराबर 2b, राइट ऑप्शन आपका c हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, आपका समीकरण दिया गया है x बराबर 1, दोनों समीकरण का क्या है, x बराबर 1 दोनों समीकरण का मूल हो, मतलब x का मान क्या बैठाना है, दोनों समीकरण पर 1 बैठाना है। तो पहले समीकरण में x का मान 1 बैठाते हैं तो a का मान आ जाएगा, दूसरे समीकरण में आपका x का मान 1 बैठाते हैं तो b का मान आ जाएगा। तो जब ab का मान आ जाता है तो पूछा है a इंटू b, इसका मतलब a के मान को b के मान से मल्टीप्लाई गुना कर देना, ये आपका ऑप्शन में टच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x का मान 1 बैठाते हैं, पहले समीकरण में समीकरण क्या चल रहा है, x² + x + a बराबर 0 ये चल रहा है। तो देखिए x का मान 1 रखिए तो 1² होगा, x बराबर 1 रख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 1² + 1 + a बराबर 0, तो 1² 1 जोड़ 1 क्या हो जाएगा 2, राइट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा -2, क्लियर। अब दूसरा समीकरण कितना चल रहा है, bx², अगेन हम देख लेते हैं कि bx² + bx + 3 = 0 ये चल रहा है। अब इसमें जो है x का मान 1 रखिए, b × a² + b × 1 x का मान + 3 = 0। अब देखिए b a² मैंने 1 गुना b हुआ, b × 1 b हुआ + 3 = 0। तो देखिए b जोड़ b कितना हो जाएगा, 2b + 3 जाएगा तो -3 और b बराबर हो जाएगा -3/2, गुना तो हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। तो देखिए आपको a का भी मान प्राप्त हो चुका है और b का भी मान आ चुका है। तो पूछा है a × b का मान, तो आप a × b का मान निकाल सकते हैं। तो a × b, a का मान कितना है -2 इंटू b का मान चल रहा है -3/2, तो 2 और 2 कैंसिल, -1 हुआ। a × b, a b का मान हो गया -1 × -3 प्लस होगा 3 का 3, ये राइट ऑप्शन आपका सी हो रहा है, ठीक है। आपने देखा कि सवाल जो है आपको एक ही सिद्धांत से बन रहा है कि जिसको मूलों की प्रकृति पता है वही सवाल को आसानी से हल कर पाएगा, ठीक है। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद है
तो आप इसे लाइक करें और अपने अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।